कि आरएसएस की जो एक प्लानिंग है और आरएसएस की जो प्लानिंग को भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर क्रियान्वित करना चाहती है। उनकी मंशा है कि गरीब और अशिक्षित दोनों अगर देश के अंदर बहुसंख्यक हों तो उन पर सत्ता करना सरल होता है। देखिए, जो भी पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ेगा उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता हम लोग उनके साथ हैं। और आपने इधर देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, उस समाज के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन चाहती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रद्धेय नेताजी के पदचिन्हों पर चल करके हमारे जो महापुरुष थे, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, लल्लई यादव, घसीटे राम साहू, जो भी हमारे आदर्श थे, जिन्होंने इस देश को एक दिशा देने का काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उन्हीं को आदर्श मान करके, उन्हीं के पदचिन्हों पर चल करके इस समाज की भलाई के लिए जो भी दल, जो भी संगठन इस लड़ाई में आगे आएंगे उसको हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। हम लोग चूंकि समाज के हितैषी हैं, हम लोग चाहते हैं समाज बढ़े, और ये आरक्षण हमारे लिए कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक जो कि मेजा विधानसभा इलाहाबाद से हैं। सर, वर्तमान में जो निकाय चुनाव होने जा रहा है उसमें ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। आप विधायक हैं तो आप ओबीसी विधायक भी हैं, इसको कैसे देखते हैं सर आप? बात निकाय चुनाव की नहीं है, बात मंशा की है। आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है उसकी नीयत ओबीसी के प्रति, दलित के प्रति, समाज के गरीब वर्ग के प्रति बिल्कुल अच्छी इसलिए नहीं है कि आरएसएस की जो एक प्लानिंग है और आरएसएस की जो प्लानिंग को भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर क्रियान्वित करना चाहती है। उनकी मंशा है कि गरीब और अशिक्षित दोनों अगर देश के अंदर बहुसंख्यक हों तो उन पर सत्ता करना सरल होता है। इसलिए वो समय समय पर कैसे इस देश को गरीब बनाएं, कैसे आम आदमी को, खासतौर से ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के या समाज के उस गरीब वर्ग को, किसान वर्ग को, कमेरे वर्ग को कैसे गरीब बना के रखें, इसके लिए भारतीय जनता की पार्टी की प्लानिंग है। और ख़ास तौर से जो ओबीसी के साथ वर्तमान में लगातार कई सालों से, चाहे नौकरी का हो सवाल हो, चाहे चुनाव का सवाल हो, जैसे इन्होंने जो अभी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, इनकी मंशा उजागर हो गई है। दिखता कुछ है, जैसे गांव में पुरानी मसल कही गई है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। आम आदमी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, मुसलमान विरोधी है और किसान और गरीब विरोधी है। इसलिए बहुत दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ओबीसी की जो जनगणना है उसको लेकर वो जनगणना नहीं कराने का काम कर रहे हैं, जबकि हलफनामा में भी दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसको आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी होते तो निश्चित रूप से उनके अंदर ओबीसी का दर्द होता है। ओबीसी में पैदा होना ही ओबीसी नहीं होता, ओबीसी बन जाना उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग के तहत देश के अंदर ओबीसी का वोट लेने के लिए। गुजरात में इतने दिन मुख्यमंत्री थे, कभी उन्होंने ओबीसी की बात नहीं किया, कभी उन्होंने महसूस नहीं कराया कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन जब उनको देश की राजनीति में जाना हुआ तो ये सर्वे उनकी थी कि देश के अंदर पिछड़े वर्ग के अंदर एक ललक है कि हमको ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बनाना है। चूंकि ओबीसी समाज के लोगों को मौका नहीं मिला था, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लाभ लिया। ना नरेंद्र मोदी के ओबीसी के अंदर, चूंकि जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं तब से लगातार ओबीसी पर हमला है। आप बताओ, जितने आईएएस और बनाए गए बिना एग्जाम, देश के अंदर दो ही व्यवस्था थी, या इलेक्शन की या सिलेक्शन की, ना ये इलेक्ट हुए ना सिलेक्ट हुए, और लोगों को सीधे आईएएस बना दिया गया। तो हमला किस पर है? आरक्षण पे है। हमला किस पर? ओबीसी पे है। अगर इनको लगता था कि ओबीसी को बढ़ाना है तो कम से कम उसमें, भले भी कि इन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन ये चाहते तो उसमें 27% मानसिक रूप से ओबीसी कर सकते थे, लेकिन उनकी नियत ही नहीं थी ओबीसी का। और नरेंद्र मोदी से ओबीसी को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं के पक्ष में हैं भी नहीं, वो तो चुनाव और वोट लेने के लिए तथाकथित ओबीसी हैं, बाकी उनका कोई ओबीसी से लेना लादना नहीं। सर, बीजेपी पार्टी जो है पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है। सर, वर्तमान में आप देख रहे होंगे उनके कैबिनेट मंत्री भी ओबीसी बनाए गए हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल जी, काफी ओबीसी के नेता जो बनाए गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आज बड़ा दुख के साथ, चूंकि आपने बहुत स्पष्ट चर्चा की अनुप्रिया जी की, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं, उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन किया। आज सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा है तो इसी बात की है कि डॉक्टर साहब ने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि डॉक्टर साहब को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को नीतियों में विश्वास करेंगे जो पिछड़ा विरोधी नीति है। अभी आपने देखा कि चुनाव के पहले 69,000 शिक्षक का सवाल था,
उस पर जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता थे सबको आगे लाया गया और सबसे पूरे प्रदेश के अंदर भाषण कराया गया कि चुनाव के बाद इन 69,000 शिक्षकों के साथ न्याय किया जाएगा और जो 6800 को आयोग ने मान्यता दिया है उनको नौकरी दे दी जाएगी। सरकार के 9 महीने हो गया, ना अनुप्रिया पटेल का पता है, ना पिछड़े वर्ग के किसी नेता का पता है। ये सब जाति के आधार पर समाज को बांट करके, जाति के आधार पर समाज के अंदर सेंटीमेंट पैदा करके ये अपने आप को नकारात्मक ताकत को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब यूज की सामग्री हो गए हैं। इनका कोई उपयोग नहीं है। आप इनका स्टेटमेंट देख लो, आप इनकी सोच देख लो। देखिए, किसी पैदा हो जाने से कहीं कोई व्यक्ति नहीं हो जाता है, उसके प्रति आपकी सोच कितनी अच्छी है। जैसे हम कुर्मी समाज में पैदा हुए हैं, हमारी सोच उस समाज के प्रति कितनी है, हमारी सोच पिछड़े वर्ग के प्रति कितनी है, हमारी सोच दलित के प्रति कितनी है। हम भले बैकवर्ड हैं, हम बहुजन समाज हैं, हम हिंदू भी हैं, लेकिन केवल हिंदू कह देने से हमारा काम तो नहीं चलेगा। हमारा उसके प्रति लगाव कितना है। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू तो बैकवर्ड भी है, हिंदू तो दलित भी है, लेकिन वोट लेने के लिए सारे लोग हिंदू हो जाते हैं और वोट देने के बाद सारे लोग दलित और बैकवर्ड हो जाते हैं और उनको कमजोर करके देश के अंदर सत्ता बनाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के नेता, भी आप निकाय पर देख लो, लोग कहते हैं बिना बैकवर्ड के चुनाव नहीं होगा। आप तब कहाँ थे जब बैकवर्डों का हक मारा जा रहा था? आप गोरखपुर में नहीं देखे, आप बांदा की यूनिवर्सिटी नहीं देखे, आप निजीकरण करके सीधे आरक्षण पर हमला। ये तो आप किसको समझाने का प्रयास कर रहे हो? अब आपका समाज पिछड़ा दलित इतना नहीं कमजोर है, जो समझता नहीं है। ये सही है कि हमारी गरीबी का ही पूरा फायदा ले रहे हैं, हमारी गरीबी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। 5 किलो और 10 किलो दे करके मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। और जिस देश के अंदर आज़ादी के 75 साल बाद भी 5 किलो पर और कॉलोनी पर सरकार बनाई जाती है, उस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सर, अभी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश बंद का ऐलान किया है, जो कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं सर? इस पर समर्थन मिलेगा? देखिए, जो भी पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ेगा उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता, हम लोग उनके साथ हैं। और आपने इधर देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, उस समाज के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन चाहती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रद्धेय नेताजी के पद चिन्हों पर चल करके हमारे जो महापुरुष थे, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फुले, ललई यादव, घसीटे राम साहू, जो भी हमारे आदर्श थे, जिन्होंने इस देश को एक दिशा देने का काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उन्हीं को आदर्श मान करके, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके इस समाज की भलाई के लिए जो भी दल, जो भी संगठन इस लड़ाई में आगे आएंगे उसको हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। हम लोग चूंकि समाज के हितैषी हैं, हम लोग चाहते हैं समाज बढ़े, और ये आरक्षण हमारे लिए कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये व्यवस्था के अंदर हमको संविधान में एक अधिकार दिया गया और आज शायद वही आरक्षण था जो हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ने की क्षमता बढ़ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये तो बराबरी के स्थान पे आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि गरीब हो, इसलिए वो आरक्षण पर हमला करें और हम लोग आरक्षण के समर्थन में सबका साथ देंगे। सर, समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगता है। कहते हैं कि यादव लोग ही इसमें जिलाध्यक्ष होते हैं और यादवों का वर्चस्व होता है। आप ओबीसी से हैं और खास करके कुर्मी समाज से हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक तो परिवारवाद की परिभाषा गांव में पुरानी बात कही गई थी कि जिसका गाला चले उसका नौहर चले। माने ये साफ साफ कहा गया कि जो ज़्यादा बोलना जानता है, जो ज़्यादा चिल्लाना जानता है, वो अपनी बात को साबित करता है। क्या राजनाथ का लड़का पंकज सिंह परिवारवाद में नहीं आता? अनुराग सिंह परिवारवाद में नहीं आते? अनुप्रिया पटेल उनके गठबंधन की नेता हैं, आशीष पटेल परिवारवाद में नहीं आते? संजय निषाद उनके पार्टी के नेता हैं, प्रवीण निषाद परिवारवाद में नहीं आते? ये परिवारवाद को संबोधित कैसे करते हैं? जैसा भी है, अगर अमित शाह के बेटे परिवारवाद में नहीं आते, अब ऐसे आप गिनत गिनाओगे तो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी केवल गरीब को जानती है कि गरीब के पास समय नहीं है, वो हमारी बात की समीक्षा कर नहीं पाएगा, इसलिए वो बड़े बड़े मंचों पर लोगों को बुला करके फुसला देते हैं। सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेताजी, आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसलों को देखिए ना, वो काम के आधार पर, संघर्ष के आधार पर, हम जैसे अगर राजनीति में हैं, अगर हमारा बेटा 24 घंटे सामाजिक कार्यकर्ता बन के काम करता है तो क्या वो परिवारवाद में आएगा? वो परिवारवाद में नहीं आएगा। उसकी भी तो अपनी एक जगह है। जैसे हम आईएएस हो गए, हमारा बेटा अगर आईएएस हो गया, हमारे भतीजा आईएएस हो गया, हमारे परिवार के लोग आईएएस हो गए थे, क्या परिवारवाद है क्या? ये परिवारवाद की परिभाषा गलत बताते हैं। और परिवारवाद अगर असली कहीं पर है तो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के देख लो जिसका संघर्ष हो। जैसा का कोई संघर्ष है? पंकज सिंह का कोई संघर्ष है?
अनुराग सिंह का कोई संघर्ष है? आशीष पटेल नौकरी करते थे, इनका कोई संघर्ष है? प्रवीण निषाद का कोई संघर्ष है? ये सारे लोग केवल परिवारवाद को गलत समझाते हैं। आज समाजवादी पार्टी संघर्ष के दम पर अपने जो भी लोग, उनके परिवार के लोग भी राजनीति में, उनका अपना एक संघर्ष है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। आज आप बताइए, आदरणीय शिवपाल जी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये लोग कितना संघर्ष करते हैं, समाज के हर वर्गों की लड़ाई को लेकर के रात दिन संघर्ष करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी समाज के लोगों को लेकर चलना चाहती है। हम तो कहते हैं जाति जनगणना करा लो। आज हम जाति जनगणना की बात 24 घंटा उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? इसलिए जानती है कि जब किसी समाज को पता हो जाएगा अपनी संख्या, अपनी ताकत, इनको उखाड़ करके फेंक देगा। इसलिए ही हमको दबाए रखना चाहते हैं, कमजोर बना के रखना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष के लिए निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, सदरी नेताजी अमर।